हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सुल्तान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज। आज के इस फ्रॉड केस के जजमेंट के आपने पहला पार्ट देखा। अब आज के वीडियो में मैं आपको इस केस के मामले में जो जजमेंट हुआ है उसका इस पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो जजमेंट हुआ वो कोर्ट में केस चला, आर्ग्यूमेंट हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी, सुनवाई हुई और उसके बाद जब जजमेंट हुआ, आदेश आया, तो उसमें जजमेंट मैं बताता हूँ पढ़ के आपको। आरोपी नंबर 1 सतीश दामोदर शेड़गे और आरोपी नंबर 2 क्षितिजा सतीश शेड़गे को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 235 क्लाउज 2 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 465, 468, 471 और 34 के तहत और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के दंडनीय अपराध के लिए और इनको दोषी करार दिया जाता है और इनको सामूहिक रूप से इन दोनों को 7 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 420 और 34 के तहत इनको जो है 5 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और 75 लाख रुपए का इन पर जुर्माना लगाया जाता है। और जुर्माने का जो है, अगर ना भरेंगे, जुर्माना भरने में ये चूक करेंगे, जुर्माना ना देने पर उन्हें 2 साल के और साधारण कारावास यानी और 2 साल की जेल इनको भुगतनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 406 के तहत दंडनीय अपराध के लिए इन दोनों अभियुक्तों को 2 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा दी जाती है। जुर्माना का भुगतान ना करने पर उनको 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपियों को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोनों अपराधियों को 5 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। जुर्माने की चूक करने पर उन्हें 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। ये सभी सज़ाएँ जितनी सुनाई गई, ये सभी एक साथ चलेगी और इसमें जो वसूल की गई राशि है, इनमें से जो वसूल की गई रकम है, इनसे जो अमाउंट जब्त किया गया था, वो निवेशकों के बीच में आनुपातिक रूप में वितरित की जाएगी। यानी जो इनसे जब्त की गई रकम है, वो निवेशकों को उनका सत्यापन करने के बाद, उनके रिकॉर्ड पर जो दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनके जो निवेश है उसके हिसाब से उनको ये रकम लौटा दी जाएगी। और अभियुक्त की अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए स्वतंत्र है सक्षम अधिकारी, यानी गवर्नमेंट जो है, सरकारी विभाग जो है, जो भी संबंधित इन अभियुक्त की जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद, मकान, फ्लैट जो भी है, उनको कुर्क करने के लिए, उनको जब्त करने के लिए और बेचने के लिए स्वतंत्र है यदि कोई हो तो। और उस राशि के तहत उस जुर्माने को समायोजित किया जाएगा, यानी जुर्माने के साथ साथ ये भी इसमें समायोजित किया जाएगा। अब आरोपी जितने साल तक जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 428 के तहत उतनी दिनों की सज़ा कम कर दी जाएगी जिस अवधि के लिए वह पहले से जेल में रह चुके हैं। अभियुक्तों को अपने जमानत बॉन्ड सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। अपील की अवधि समाप्त होने के बाद जब्त किए वाहनों को नीलामी में बेच दिया जाएगा और जो रकम आएगी वो सरकार में जमा कर दी जाएगी। और इस जजमेंट की कॉपी इन अभियुक्तों को, इन आरोपियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ये था जजमेंट दिनांक 21/9/2019 का। और ये जजमेंट देने वाले जज साहब थे माननीय श्री PP यादव साहब, जिला न्यायाधीश क्रमांक 6, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेशन कोर्ट थाने। ये जजमेंट था। अब जजमेंट आपने देखा। अब अगर आपको कहीं भी, हमको क्या सबक लेना चाहिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या कोई भी उससे व्यवहार करना है, तो
आप इनके सभी दस्तावेज़ों को चेक कीजिए कि ये सही रूप से है कि नहीं। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि कहीं भी ऑफिस ले लेते हैं और मुंबई में थाने में जो कहा जाता है कि गुमास्ता लाइसेंस निकाल लेते हैं, जो शॉप और संस्था का लाइसेंस होता है, और उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के तहत, कंपनी एक्ट के तहत ये अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेते नहीं हैं और इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। आप कौन सी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को अपना लोन देने का और पब्लिक से पैसा जमा करने के लिए उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेक्शन धारा 45(1)(a), ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की सेक्शन 45(1)(a), इस के तहत इन किसी भी कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कराना पड़ता है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। और इनके बाद ये रजिस्ट्रेशन कराने के समय इनके पास कम से कम 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का अपना खुद का फंड होना चाहिए। अगर ये रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है तो ये व्यवसाय नहीं कर सकते। और ऐसा सावधानी आप बरतिए। आप किसी भी कंपनी में, फाइनेंशियल कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखिए कि इनके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 45(a)(1) के तहत इनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, और इसे चेक कीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से चेक कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। तो ये सावधानी। और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए और उनको लोन देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लाइसेंस देती है, रजिस्ट्रेशन करती है। इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का भी जो रजिस्ट्रेशन होता है रिजर्व बैंक से होता है। और चिट फंड एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो भी जो है पैसे का ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं, दे सकते हैं। और स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये अपना व्यवसाय कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा जमा करने का, पब्लिक को लोन देने के लिए इस तरह का व्यवसाय करते हैं। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखिए। ये वीडियो मैं मुमरा वालों के लिए बना रहा हूँ, मुमरा के लिए बना रहा हूँ। तो जो मुमरा में बहुत पहले से रहते हैं उनको मालूम होगा कि आज से 20-25 साल पहले रेलवे स्टेशन के सामने रिजवी कंपाउंड है, वहाँ जो बड़ी मस्जिद है उस कंपाउंड में एक अल अमीन फाइनेंशियल कंपनी आई थी। ये इस्लामिक तरीके से अपना व्यवहार चलाने का दावा करती थी और पब्लिक से जो डिपॉजिट लेती थी उससे जो है ये इंटरेस्ट नहीं देते थे, क्योंकि ये इस्लाम का जो है वास्ता देते थे कि इस्लाम में ब्याज हराम है। तो ऐसी बातों में बहुत सारे मुसलमान जो है यकीन करने लगे थे, तो इनके पास फ़ंड जमा करने लगे थे। और ये फ़ंड अपना ये जमा करके ये जिसको लोन देते थे तो उनके दुनिया भर के दस्तावेज मांगते थे और उनसे मुनाफा बोलते थे कि ये हम तुमको दे रहे हैं, हमको कितना नफ़ा दोगे। यानी जो लोन देते थे पब्लिक को उससे नफ़ा लेते थे, यानी इंटरेस्ट को कहते थे नफ़ा। और पब्लिक से जो जमा करते थे उसको बोलते थे कि भाई ये इस्लामी अपनी इदारा है, इस्लामी जो है तंजीम है, इसमें हम ब्याज नहीं देते, और लोग भी देते थे। तो ये भी कंपनी जो है आखिरी में फ्रॉड निकली और कई लोगों के साथ फ्रॉड करके ये कंपनी अपना गायब हो गई। तो सावधानी बरतिए, देखिए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी कानूनी मामले में कोई भी आप शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती पुलिस विभाग में, म्यूनसिपाल्टी में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जाने वाला लोकशाही दिन एप्लीकेशन करना चाहिए। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप कहीं कंप्लेंट करते हैं सरकारी विभाग में, पुलिस में, म्यूनसिपाल्टी में, किसी भी महाराष्ट्र सरकार के विभाग में या भारत सरकार के विभाग में, पूरे भारत में कहीं भी आप कंप्लेंट करते हैं और आपकी कंप्लेंट पर उचित कार्रवाई नहीं होती या समाधान नहीं होता, तो फिर आपके पास रास्ता बचा है कोर्ट में जाने का। अब कोर्ट में जाने के लिए सबके पास पैसा उतना होता नहीं कि जो वकीलों को भारी भरकम फीस दे सके। अब जो गरीब रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं रहता, वो इंसाफ से महरूम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं। कोर्ट के तरफ से, सरकार के तरफ से पब्लिक को फ्री में वकील दिया जाता है, फ्री ऑफ कास्ट आपको कानूनी सहायता दी जाती है। तो ये
कहाँ मिल सकती है, इसके लिए आप मेरा चैनल मुमरा लीगल नॉलेज इसका एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 देखिए, इसमें पूरी जानकारी है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का एड्रेस दे दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, जिसमें आप अपना व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगा और आपको जो भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को ये पहुँचे और ज़्यादा में ज़्यादा लोग जो है अपना सावधान हो, अपनी काली कमाई के पैसे लगाने से पहले किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। और किसको कानूनी हेल्प चाहिए फ्री में तो वो कहाँ मिलेगी, ये भी आप उनको पता चलेगा। आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मुमरा लीगल नॉलेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।